हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कई सारा कॉन्सेप्ट इसमें है। तो वही चैप्टर अभी चल रहा है। तो जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो चार्ज होता है वो अगर मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा एक चार्ज को फोर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कुछ चार्ज को रिप्लेस कर देंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, F = Q V क्रॉस V, मैग्नेटिक फोर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब एक सिंगल चार्ज है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, Q V क्रॉस V लगेगा। तब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि एक सिंगल चार्ज के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स लगाता है तो अगर करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को प्लेस कर देंगे, यहाँ पे हम लोगों के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इसका डायरेक्शन ऐसे है, और यहाँ पे एक वायर है कर्व शेप, सीधा नहीं होगा, कर्व है, और उसमें कितना करंट बह रहा है, आई करंट, वो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो वायर है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली लगेगा कि वायर के अंदर क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है और वायर इज ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस, सो पूरा वायर में तो एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कि वायर का जो मेंबर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो हम लोग बोल सकते कि पूरा जो वायर है उसके ऊपर ही फोर्स लगेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, देखो ये जो वायर है ये ऐसे बेंड हो गया, तो हम लोग क्या किए, एक छोटा सा पोर्शन लिया। देखो यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर किधर है, अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे तो इसमें डीएल वेक्टर इधर है, टेंजेंट। यहाँ का डीएल वेक्टर किधर है, ऐसे, यहाँ का डीएल वेक्टर इधर है, यहाँ का डीएल इधर है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्योंकि वायर बेंड है तो इसका जो डीएल वेक्टर है, मतलब जहाँ पे हम लोग करंट जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे डीएल वेक्टर कितना है, अगर डीएल लेंगे तो इसका वेक्टर इधर होगा। तो यहाँ पे डीएल और बी के बीच के एंगल क्या है, अलग है। यहाँ वहाँ डीएल और बी के बीच के एंगल क्या है, अलग है। तो हर एक जगह पे अलग अलग डीएल के लिए डीएल और बी का बीच का एंगल क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा पोर्शन के लिए निकालेंगे, उसके बाद इंडिकेट कर देंगे। क्योंकि देखो ये तो पूरा कर्व है, लेकिन एक छोटा पोर्शन को हम लोग स्टेट मान सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा पोर्शन लिया जो स्टेट है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद इंडिकेट कर देंगे। तो ये जो छोटा पोर्शन हम लोग लिया, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कुछ भी पोर्शन हम लिख सकते हो। हम लोग ये पोर्शन लिया, तो ये पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, जूम करके बता रहे हैं। ठीक है। मतलब एक क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा जूम हो रहा है, जूम होके पिक्चर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं जूम, क्योंकि हम लोगों को ये जो पोर्शन है उसको डिटेल में देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो छोटा पोर्शन है उसको हम लोग अलग से ड्रॉ किए, और इसका लेंथ कितना है, हालांकि इसको हम लोग इतना बड़ा बनाया है, वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है, उसका लेंथ डीएल है। डीएल लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन लेके हम लोग काम करेंगे। तो हमें पता है, और करंट किधर बह रहा है, इधर करंट बह रहा है। तो करंट इधर जा रहा है तो डीएल का डायरेक्शन, डीएल वेक्टर किधर होगा, ये हो जाएगा डीएल वेक्टर, ये हो जाएगा डीएल वेक्टर। और डीएल वेक्टर और बीच का एंगल क्या है, मान लेते हैं कि थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकलते हैं, टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है। किधर, करंट के ओर। ठीक है। अगर ऐसे वायर है, ऐसे करंट बह रहा है, तो यहाँ पे डीएल लेना है तो यहाँ पे टेंजेंट लेंगे इधर। ठीक है। करंट की ओर लेना है, करंट के अपोजिट नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो ये जो डीएल पोर्शन है इसमें कितना फोर्स लगेगा। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट ए इज एरिया, इसका जो एरिया है वो ए है, एंड एन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, एन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जा रहा है, क्योंकि करंट इधर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इसको हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और कितना वेलोसिटी में जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके कंडक्टर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है कि नहीं बह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर बह रहा है, इधर बह रहा है, इधर बह रहा है। कितना वेलोसिटी में, वी डी वेलोसिटी में,
यहाँ बह रहा है। समझ में आ गया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर बह रहा है, कई सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस ई। तो क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसके अंदर कई सारा चार्ज है। पहले हम लोग देखते हैं कि एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। सो फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी, कितना फोर्स लगेगा? देखो फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे क्यू मतलब क्या है? माइनस ई। क्यू मतलब क्या है? माइनस ई। माइनस ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और वी क्रॉस बी, तो यहाँ पे वी डी क्रॉस वी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कितना वेलोसिटी में जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसलिए वी डी क्रॉस बी। ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना सारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल्स नंबर। सो टोटल फोर्स ऑन, अच्छे से देखना, ऑन सेक्शन डीएल। डीएल जो सेक्शन है उसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? उस डीएल जो सेक्शन है एक छोटा सा पोर्शन, लेकिन उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है, और ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन में इतना फोर्स लग रहा है। और इसके अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो, इसके n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या है? ए तो एरिया क्या है? ए, और डीएल लेंथ, तो ए मल्टीप्लाइड बाई डीएल करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप का है। और ए डीएल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? इतना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? एन ए डी एल। ए इंटू डी एल इज द वॉल्यूम। इफ यू मल्टीप्लाई वॉल्यूम विथ कॉन्सेंट्रेशन यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो ए डी एल वॉल्यूम में कितना होगा? एन ए डी एल। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक में इतना फोर्स लग रहा है, तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है इस सेक्शन में? वो लगेगा कितना? एन ए डी एल ई, यहाँ पे माइनस साइन है पहले से ही, वी डी क्रॉस बी। ओके, कोई डाउट नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे जब हम लोग वेक्टर लेके काम कर रहे हैं, डीएल वेक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। क्या? एक्सिस चूज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए वाला हमारा क्या एक्सिस है? एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन लॉजिकली होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, वी डी की जगह हम लोग लिख सकते हैं, जो वी डी वेक्टर है उसका क्या लिख सकते हैं? वी डी का मैग्नीट्यूड इंटू आई हेड लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ठीक है, समथिंग इंटू आई हेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के लोग जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एन ए डी एल ई वी डी इंटू आई हैट क्रॉस बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? वी डी की जगह, वेक्टर की जगह हम लोग वी डी मल्टीप्लाई वी डी आई हैट लिख सकते हैं। तो आई हैट वी डी, ये जो मैग्नीट्यूड बाहर निकल गया, ये वेक्टर है। अब अच्छे से देख लो, ये जो माइनस, ये जो एन ई वी डी और ए डी एल है, अच्छे से देखना, यहाँ पे जो है वो है, ये तो वेक्टर साइन में है, ये दो वेक्टर का क्रॉस है। देखो ये क्या चीज़ है? एन ई वी डी करंट डेंसिटी है कि नहीं है? हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। जे कुछ एन ई वी डी, उसका वैल्यू सिर्फ, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जे लिख सकते हैं, माइनस साइन पहले से है, जे ए डी एल आई हैट क्रॉस बी वेक्टर्स। अब देखो, जे मल्टीप्लाइड में ये क्या होता है? करंट होता है, क्योंकि जे मतलब करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, तो उसको एरिया देके मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट मिल जाएगा। तो माइनस आई डी एल आई हैट क्रॉस बी। यहाँ पे देखो, ये जो आई है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस डी एल इंटू आई हैट, इसको एक साथ लिखेंगे, क्रॉस बी लिखेंगे। ये क्या है? डीएल वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ से डीएल वेक्टर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो, डीएल वेक्टर मतलब डीएल का मैग्नीट्यूड कितना? डीएल का डायरेक्शन किधर?
डीएल का डायरेक्शन आई हैट की ओर, मीन्स आई हैट होगा, और सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि वी डी तो इधर है माइनस एक्स एक्सिस के लोग, इसीलिए माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, वी डी की जगह ये माइनस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस। तो डी एल इंटू आई हैट, इसको हम लोग डी एल वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स, समझ में आया। तो एक छोटा सा सेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, आई डी एल क्रॉस बी लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर ये तो एक छोटा पोर्शन के लिए है, तो पूरा वायर के लिए कितना होगा, सो फॉर होल वायर नेट फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स वो क्या होगा, इसको जो है इसको हम लोग एफ नहीं लिख के डी एफ लिखते हैं। डी एफ मतलब टोटल फोर्स, डी एफ मतलब एक छोटा फोर्स, एक छोटा सा पोर्शन के लिए फोर्स। तो एफ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, आई डी एल क्रॉस बी। ये किसके लिए है, कार वायर के लिए। अगर वायर सीधा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वायर सीधा रहेगा तो जो डी एल वेक्टर है वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे वायर ऐसे है, मतलब हर एक जगह पे वो बी के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं। अगर वायर सीधा रहेगा तो हर एक जगह पे सेम एंगल बनाएगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन से बाहर फॉर स्ट्रेट वायर, इसको लिख देते हैं फॉर स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा, देखो स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा, आई इंटीग्रेशन इसके ऊपर लग जाएगा डी एल वेक्टर के साथ क्रॉस बी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ यही वेरिएबल था तो वो भी कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सीधा वायर के लिए डी एल लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एल वेक्टर रहेगा, मतलब लाइन वेक्टर, मतलब उसका लेंथ वेक्टर। अगर सीधा है तो उसमें डी एल लेने की जरूरत क्या है, वो सीधा वेक्टर आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो एक कितना फोर्स लगेगा, ये है आई एल डी एल क्रॉस बी, एक फार्मूला। सीधा वायर के लिए आई एल क्रॉस बी, और कार्ब वायर के लिए आई एल क्रॉस डी एल क्रॉस बी, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, आई एल क्रॉस बी सीधा वायर के लिए। अगर कार्ब होगा तो उसके लिए अलग देखना पड़ेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसका डायरेक्शन होगा एल क्रॉस बी करेंगे। एल क्रॉस बी मतलब एल और बी को क्रॉस करेंगे। ये तो एल कितना है, इधर एल क्रॉस, इसमें हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कर्व है। अगर सीधा वायर रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वायर ऐसे है, तो इधर करंट बह रहा है, तो एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, करंट की ओर। तो आई एल क्रॉस बी मतलब ऊपर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है। ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ से ही पता चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। सीधा वायर के लिए भी हम लोग अलग सा डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, एक जनरल डेरिवेशन करेंगे जो कि सबके लिए वैलिड है। अगर कार्ब वायर है तो क्या करना पड़ेगा, आई डी एल क्रॉस बी करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर सीधा वायर है तो आई एल क्रॉस बी, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो हम लोग जनरल केस की कार्ब वायर है तो हम लोग क्या किए कि कार्ब वायर का एक लिटिल पोर्शन लिया, उसके लिए ट्रीटमेंट किया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दो वायर के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। हम लोगों के पास दो वायर है पैरेलल वायर्स, एक में I1 करंट बह रहा है और एक में I2 करंट बह रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि फोर्स क्यों लगेगा, करंट को फोर्स लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हैं। कैसे, देखो करंट क्या क्रिएट कर सकता है, ये जो करंट है वो क्या क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा करंट कैरिंग वायर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ए वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और कन्वर्सली इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो दोनों करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, फोर्स लगता है। जैसे कि दोनों चार्ज में फोर्स लगता है, वो क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज को क्या होता है, फोर्स लगता है। ऐसे दोनों चार्ज में फोर्स लगता है। इसी तरह दोनों वायर में फोर्स लगता है, लेकिन क्या फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो यहाँ पे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक क्रिएट कर रहा है और एक एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर दूसरा वाला हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अच्छे से दिखना, कि मैग्नेटिक फील्ड
एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड वायर, अच्छे से लिखना है, ड्यू टू फर्स्ट वायर। अच्छे से देखो, फर्स्ट वायर के वजह से सेकेंड वायर के पोजीशन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं। I2 करंट तो बह रहा है, वो ठीक है, I2 करंट इधर बह रहा है, यहाँ पे I1 करंट बह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक पोर्शन ले लेते हैं, कितना पोर्शन, डीएल पोर्शन, एक डीएल लेंथ ले लेते हैं जिसका वेक्टर ऐसे है, ये क्या है, डीएल वेक्टर है, ये डीएल है और डीएल वेक्टर इधर है। तो एक छोटा सा जो पोजीशन है डीएल, ओके, एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं डीएल। डीएल पोजीशन में इस जगह पे इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है तो इसके आर डिस्टेंस दूरी पे, ये डिस्टेंस आर है दूरी पे, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, μ0I/2πr। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0I/2πr। यहाँ पे हम लोग सफिक्स दे सकते हैं, क्या सफिक्स दे सकते हैं, 2 1, मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1। जो सेकेंड फर्स्ट सफिक्स होता है हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, वो मतलब इफेक्ट को देते हैं, और जो फर्स्ट है वो डिनोट करता है जो फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके वजह से यहाँ पे μ0I/2πr, क्योंकि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है तो आर डिस्टेंस दूरी पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखा हुआ है, ये जो वायर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसके इतना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। और हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वायर रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये जो वायर है सेकेंड वायर, उसमें हम लोग कितना फोर्स लगेगा, इसको जो पोजीशन है ना, इसको डीएल नहीं मान के हम लोग क्या करते हैं, DL2 मान लेते हैं, क्योंकि सेकेंड वायर है। DL2 मतलब क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ सेकेंड वायर। सो फोर्स ऑन DL2 ड्यू टू B21, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर्स। ए भी कुछ तो क्या होता है, IL क्रॉस भी होता है। अभी हम लोग डिराइव कर लिए इक्वेशंस। तो क्या होगा, इसमें करंट बह रहा है I2, इसका DL वेक्टर है DL क्रॉस V वेक्टर्स, IDL क्रॉस V। हम लोग एक छोटा पोर्शन लेके काम करें तो IDL क्रॉस V होगा, तो इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर, समझ में आ रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो I2 DL क्रॉस B, F21 है, F21 है, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो तो, इसका वैल्यू A क्रॉस B करने से क्या होता है, AB साइन थीटा। तो AB साइन कितना एंगल है, DL ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अंदर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ रहा है, क्रॉस। देखो ऊपर करंट बह रहा है मतलब DL, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, समझ में आ रहा है कि ए है DL और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके ऐसे दिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये DL ए B, इसको थोड़ा सा ये चीज़ ऐसा है, देखो ऐसा, ये DL है और B है, ऐसा है। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो इसको देख पाएंगे क्या, नहीं पाएंगे, वो तो अंदर की ओर है। तब क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, sin 91 होता है। तो I2 DL, B21 का वैल्यू बैठा, तो B21 का वैल्यू क्या है, μ0/2πr, μ0I1/2πr, ये क्या होगा, I1 होगा, समझ में आ गया। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बना, इतना फोर्स लगा है सेकेंड वायर के ऊपर, DL लेंथ, सेकेंड वायर की एक छोटा लेंथ लिया DL2, उसमें इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, DL ऊपर B अंदर, तो DL से B तक घुमाना है। देखो अच्छे से देखो, ये है DL और अंदर की ओर गया B, सो DL से B को घुमाओ, ऐसे घुमाओ, एक स्क्रू घुमाओ, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर, मतलब इधर आएगा, मतलब DL ऊपर और B अंदर, तो B क्रॉस DL क्रॉस B करेंगे तो ऐसे आएगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स का किधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स DL2 को इधर लिखते हैं, ऐसे लगेगा। F21 का जो वैल्यू है वो ऐसे लगेगा,
ऐसे करके देखना, DL ऊपर अंदर एक और B, सो DL क्रॉस B घुमाएंगे ऐसे आएंगे। समझ में आ गया? तो इसका जो फोर्स है इतना निकला, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ वो क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ F21 को हम लोग डिवाइड कर देंगे DL से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ लेने से क्या फ़ायदा? यहाँ पे DL कट जाएगा और इक्वेशन अच्छा आ जाएगा, इसलिए नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइटली वायर है, तो पूरा वायर में कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग काउंट नहीं करते। इनफाइनाइट है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कितना ऊपर नीचे है, इतना लंबा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा वो इंपॉर्टेंट है। जब कोई चीज़ बहुत बड़ा होता है तो हम लोग पर यूनिट में लेंथ में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DL देके डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, μ0 I1 I2 by 2 pi r, दैट इज़ द फॉर्मूला। सो क्या है कि दोनों वायर अगर है तो क्या होगा, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर पर यूनिट लेंथ में इतना फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसके वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग देख सकते हैं। देखो ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसमें करंट जा रहा है I2, इसमें जा रहा है कितना I1, इसके वजह से यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ मान लेते हैं जिसका नाम देते थे DL1, और इसका DL1 वेक्टर किधर होगा, इधर होगा DL1 वेक्टर। ए कंसीडर ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट वायर DL1, और उसका वेक्टर इधर है, और सेकेंड जो वायर है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सेकेंड वायर यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सो मैग्नेटिक फील्ड एट DL1 ड्यू टू I2 करंट। सेकेंड वायर में I2 करंट बहने से फर्स्ट वायर के DL पोजीशन में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट फर्स्ट वायर ड्यू टू 2 क्या होगा, μ0 I2 by 2 pi r, क्योंकि ये डिस्टेंस तो r है, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर A अगर रहेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स और y1 ड्यू टू यूज टू क्या होगा, I, इसमें कितना करंट बह रहा है IL क्रॉस B, सो I कितना है I1, इसका DL वेक्टर क्या है DL1, कितना मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इतना मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हो जाएगा I1 DL1 B12 साइन 90, A क्रॉस B मतलब A B साइन 90, साइन 91 होता है I1 DL1 V1 का वैल्यू μ0 I2 by 2 pi r, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं कि F12 by DL1 कर देंगे तो हो जाएगा μ0 I1 I2 by 2 pi r। यहाँ पे भी क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर लेंगे तो इतना फोर्स लगेगा, और इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, DL वेक्टर इधर, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखो इसमें इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर जाएगा और यहाँ पे बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पे डॉट होगा, तो L क्रॉस B अगर करोगे तो ऐसे आएगा फोर्स। समझ में आ रहा, L ऊपर और A है B, सो L क्रॉस B करो, L क्रॉस B वो क्या होगा, स्क्रू इधर आएगा, इसीलिए क्या होगा, A होगा F12 का वेक्टर, इधर फोर्स लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं जो दो वायर है, जब दो वायर रहता है तो A इसको इधर खींचता है और A इसको इधर खींचता है, एक दूसरे पर अट्रैक्ट होते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में अगर करंट बह रहा है तो एक दूसरे के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन। और हम लोग ये भी देख सकते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है, चार्ज में क्या होता है, सेम चार्ज होने से रिपल्सन होता है और अपोजिट होने से अट्रैक्शन होता है, लेकिन करंट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अलग होता है। सेम करंट रहेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होता है, अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो रिपल्सन होता है। और उसके पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगाता है, इतना फोर्स लगाता है। दोनों ही सेम है, मतलब A इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है A भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट लेंथ में। सो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में दो
पैरेलल वायर एक दूसरे से कितना फोर्स लगाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग क्या दूसरा कुछ नाम दे सकते हैं, स्मॉल एफ देख सकते हैं। क्या होता है, म्यू 0 I1 I2 बाई 2 पाई r। ओके, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। म्यू 0 I1 I2 बाई 2 पाई r। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स। समझ में आ गया? अच्छे से देख लो। यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम भी करना होगा, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक प्रॉब्लम करके हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मान लेते कि हम लोगों के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका साइड A है, उसमें I करंट बह रहा है, ऐसे I। तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स हम लोग को निकालना है, क्योंकि ये चार वायर से बना है, एक वायर, दो वायर, तीन, चार। तो ईच सेक्शन में हम लोग देखेंगे। पहले ए सेक्शन में इसमें देखते हैं। तो ये जो वायर है ABCD, फोर्स ऑन AB कितना होगा बोलो? फोर्स क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, IL क्रॉस B होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, IL, L मतलब कितना डिस्टेंस, A B साइन 0, क्योंकि इसका DL वेक्टर इधर है, IL क्रॉस B, लेंथ वेक्टर क्रॉस B वेक्टर्स। तो लेंथ की जगह क्या आएगा, A आ जाएगा। लेंथ कितना है यहाँ पे, A है। तो और इसका एंगल कितना है, DL वेक्टर इधर है और B भी इधर है, तो दोनों को बीच का एंगल 0, तो ये हो जाएगा 0। BC में कितना होगा बोलो? BC में क्या है, I इधर मतलब DL इधर और B इधर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि I लेंथ कितना है इसका, A B साइन 90, मतलब क्या हो जाएगा IAB। किधर डायरेक्शन, किधर ऊपर DL और B इधर, DL क्रॉस B करो, अंदर की ओर होगा कि नहीं होगा? तो अंदर की ओर होगा फोर्स। FBC का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के ओर होगा परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा, FCD में IL मतलब लेंथ कितना, CD मतलब A, मैग्नेटिक फील्ड B साइन 0, यहाँ पे साइन 0 नॉट 0 180, यहाँ पे भी क्या होगा 0 होगा 180। DL इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना 180, 0 होगा। DA पोर्शन में कितना होगा, IAB साइन 90 मतलब IAB। डायरेक्शन किधर होगा, DL इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो DL क्रॉस B करो, वो बाहर की ओर आएगा। सो F जो DA है वो बाहर की ओर आएगा, तो एक अंदर की ओर जाएगा, एक बाहर। सो टोटल कितना फोर्स होगा, इसमें और इसमें तो फोर्स है ही नहीं, इसमें और इसमें है लेकिन वो ऐड नहीं होगा। एक बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, एक बाहर की ओर है, एक अंदर की ओर है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। सो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इन दोनों में तो फोर्स है ही नहीं, इसमें है और इसमें है, इक्वल है, लेकिन वो ऐड नहीं होगा। एक इधर है और एक इधर है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि अगर हम लोग एक क्लोज लूप लेके बात कर रहे हैं, मतलब क्लोज लूप मतलब कोई भी लूप जिसमें क्लोज है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर क्लोज लूप को रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या लगेगा, 0 लगेगा। कोई भी शेप हो उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, लूप होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।